साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको भारत के स्वाधीनता संग्राम के, जंगे आजादी के एक भूले बिसरे पन्ने के बारे में बताऊंगा। वो भूला बिसरा पन्ना है रेशमी रुमाल आंदोलन, यानी रेशमी रुमाल तहरीक। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वहां एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है देवबंद। ये कस्बा तो छोटा है, लेकिन यहाँ एक, आप कह सकते हैं, मदरसा है। उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद, जहां बड़े बड़े मुस्लिम विद्वान रहते हैं, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स रहते हैं। आप उसको शिक्षा का केंद्र कह सकते हैं, तालीम का मरकज कह सकते हैं। तो वो जगह है दारुल उलूम देवबंद। अब इसी दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले और बाद में पढ़ाने वाले एक मौलाना थे जिनका नाम था महमूद हसन देवबंदी। अब ये जो महमूद हसन देवबंदी थे, वे बहुत बड़े स्कॉलर तो थे ही, विद्वान तो थे ही, बहुत बड़े वतन परस्त भी थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। और हिंदुस्तान उन दिनों गुलाम था और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, और जो जुल्मों सितम हो रहे थे हिंदुस्तानियों पर, जो अत्याचार हो रहे थे, उससे ये मौलाना देवबंदी बहुत दुखी रहा करते थे और हमेशा ये सोचा करते थे कि किस तरह हिंदुस्तान को अंग्रेजों की बेड़ियों से, अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद किया जाए। ये मौका आ गया जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको उर्दू में कहेंगे पहली आलमी जंग। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, इसमें इंग्लैंड के खिलाफ जर्मनी था, तुर्की था, अफगानिस्तान भी था। और मौलाना देवबंदी को ऐसा लगा, जो बहुत पुरानी एक चाणक्य की नीति है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मौलाना देवबंदी ने सोचा कि इंग्लैंड को सबक सिखाने का तरीका यही है कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो हिंदुस्तानी वतन परस्त हैं, वो जर्मनी से मदद लें, तुर्की से मदद लें, अफगानिस्तान से मदद लें और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकें। अब ये काम कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खौफ का आलम था, हिंदुस्तान गुलाम था, हिंदुस्तानियों पर नजर रखी जाती थी, चारों तरफ अंग्रेजों के पुलिस वाले फैले हुए थे, सीआईडी वाले फैले हुए थे। तो मौलाना देवबंदी ने एक तरकीब निकाली। ये देखिए, आज से 100 साल से भी ज्यादा पुराना वक्त था। आज की तरह ना उस समय कोई व्हाट्सएप था, ना ईमेल था, ना कोई मोबाइल था, बिल्कुल अलग एक दुनिया थी। मौलाना देवबंदी ने सोचा कि यदि जो गोपनीय हमारे संदेश हैं, जो सीक्रेट मैसेजेस हैं, उसको यदि हम लोग रेशमी रुमालों पर लिखना शुरू करें और रुमालों की अदला बदली करें और रुमालों के जरिए हम लोग संदेश भेजें एक दूसरे को, तो वो अंग्रेजों की नजर से बच जाएंगे। तो उसके बाद ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इसी को रेशमी रुमाल तहरीक कहते हैं। तहरीक का मतलब हुआ आंदोलन यानी मूवमेंट, और इंग्लिश में इसको सिल्क लेटर्स मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मौलाना देवबंदी के एक बहुत करीबी थे, एक तरह से आप उनका शागिर्द कह सकते हैं उनको, उनका नाम था ओबेदुल्ला सिंधी। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जगह जगह जाकर लोगों से मिलके, अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलके मदद मांगेंगे।
तो इसके लिए उबैदुल्ला सिंधी को काबुल भेजा गया, अफगानिस्तान भेजा गया। और अफगानिस्तान के राजा को अमीर कहते थे उस समय। हबीबुल्ला अफगानिस्तान का अमीर हुआ करता था। तो उबैदुल्ला सिंधी ने हबीबुल्ला से मुलाकात की और उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे मांगे, हथियार मांगे। उसको कुछ वादे भी किए अफगानिस्तान के अमीर ने। और ये जो मौलाना देवबंदी थे ये खुद हिजाज पहुंच गए। आज का जो मुल्क है सऊदी अरबिया, ये उन दिनों ऑटोमान एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था, ऑटोमान साम्राज्य का। और हिजाज एक बड़ा शहर है सऊदी अरबिया का, उसका गवर्नर तुर्की का एक शख्स हुआ करता था। तो मौलाना देवबंदी सऊदी अरबिया चले गए और हिजाज में उन्होंने उस गवर्नर से मुलाकात की और उससे कहा कि आप भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप हिंदुस्तान की आजादी में हमारी मदद कीजिए, पैसों से मदद कीजिए, हथियार से मदद कीजिए, जिस तरह हो मदद कीजिए। जर्मनी में उन दिनों जो राजा हुआ करता था उसको कैसर कहते थे। कैसर विलहेल्म उन दिनों जर्मनी का बादशाह हुआ करता था, उससे भी मदद मांगी गई। धीरे धीरे ये जो रेशमी रुमाल तहरीक था ये फैल गया और एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचती थी। अब देखिए, रुमाल में यदि कोई चीज लिखी हुई हो और आप रुमाल अपने कुर्ते की जेब में लेके चले, बातचीत के दौरान दूसरे को अपना रुमाल पकड़ा दे, वो अपना रुमाल आपको पकड़ा दे, फिर उस रुमाल में जो बातें लिखी हो उसके मुताबिक प्लानिंग हो, तो इस तरह से पुलिस वालों को बहुत चकमा दिया जाता रहा। और अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग चिट्ठियां खोल के छिप के पढ़ते थे, खत पढ़ते थे, टेलीग्राम पर नजर रखते थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये रेशमी रुमाल इधर से उधर जा रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं, आंदोलन खड़ा कर दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन 1916 में ऐसा हुआ कि एक शहर है मुल्तान, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है, पाकिस्तानी पंजाब में है। उस मुल्तान शहर में जो अंग्रेजों का सीआईडी था, उस सीआईडी के कुछ अफसरों ने एक दो ऐसे रेशमी रुमाल पकड़ लिए। उनको शक हुआ और उसके बाद जो उन्होंने रुमाल को पढ़ा तो उनके हाथ के समझिए तोते उड़ गए, क्योंकि उस रुमाल में ऐसा ऐसा पैगाम लिखा हुआ था, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की बातें लिखी हुई थी, मदद मांगने की बातें लिखी हुई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो रेशमी रुमाल तहरीक था वो अंग्रेजों की नजर में आ गया और उसके बाद धरपकड़ शुरू हो गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मौलाना महमूद हसन देवबंदी को 1916 में ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये मौलाना बुजुर्ग थे, लेकिन देखिए अंग्रेज इनसे कितना खौफ खाते थे कि इतने बड़े हिंदुस्तान में किसी जेल में उन्होंने मौलाना को नहीं रखा। आज भी हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उस जमाने में तो और भी बड़ा मुल्क था, क्योंकि उस जमाने में आज का पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज का बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। लेकिन इतने बड़े इंडिया में किसी जेल में अंग्रेजों ने मौलाना देवबंदी को नहीं रखा। तो उनको रखा कहां? उनको दूर भेज दिया माल्टा के टापू पर। अब आप कहेंगे ये माल्टा का टापू कहां है? तो एक समंदर है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। ये माल्टा का टापू उसी समंदर में है। यदि आप दुनिया का नक्शा देखें तो यूरोप और अफ्रीका, इन दो महादेशों के बीच आपको समंदर दिखाई देगा। इसी को भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े टापू हैं, इसमें एक छोटा सा टापू माल्टा है। माल्टा अब तो एक आजाद मुल्क है, लेकिन उन दिनों अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। तो वहां माल्टा के जेल में मौलाना देवबंदी को भेज दिया गया और उस जेल में मौलाना देवबंदी पर तरह तरह के, मतलब, जुल्म किए गए। एक तो वैसे ही बुजुर्ग थे, उनको ठीक से खाना नहीं दिया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था। लेकिन मौलाना देवबंदी भी इतने बड़े वतन परस्त थे, इतने बड़े देशभक्त थे कि उन्होंने सारी जो यातनाएं थी, सारी जो ज्यादतियां थी, उसको बिल्कुल हंसते हंसते झेला। लेकिन धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। 1918 में
प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, पहली आलमी जंग खत्म हो गई और उसमें जर्मनी वाला जो अलायंस था उसकी हार हो गई। कैसर जो जर्मनी का बादशाह था उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। ऑटोमान साम्राज्य भी बिखर गया और मौलाना देवबंदी की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी जेल में रहते रहते। 1920 तक ये हालत उनकी हो गई थी कि जेल के डॉक्टरों ने कहा कि अब मौलाना ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। तो अंग्रेजों ने मौलाना देवबंदी को जेल से छोड़ दिया। वो पानी के जहाज से हिंदुस्तान लौट गए। बंबई बंदरगाह पर उनका जहाज पहुंचा और सबसे पहले मौलाना देवबंदी गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन का संचालन कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में ही लोकमान्य तिलक का इंतकाल हो गया था और उसके बाद गांधी जी आप कहिए कि कांग्रेस के टॉप नेता के रूप में उभरे थे। तिलक के मौत के साथ एक युग का अंत हो गया था और तिलक युग के बाद हिंदुस्तान में गांधी युग की शुरुआत हो गई थी। तो गांधी जी से मिलकर देवबंदी को बहुत अच्छा लगा। गांधी जी ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े वतन परस्त हैं मौलाना, इतने बड़े आप देशभक्त हैं, आप हमारे असहयोग आंदोलन का साथ दीजिए। तो मौलाना देवबंदी ने कहा कि हम बिल्कुल आपके असहयोग आंदोलन के साथ हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ हैं, हम लोग दोनों आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी भी बनी थी और उसमें आप जानते होंगे अली ब्रदर्स थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु थे। गांधी जी भी खिलाफत कमेटी से जुड़े हुए थे। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने मौलाना देवबंदी को शेख अल हिंद की उपाधि दी, यानी हिंदुस्तान के शेख की उपाधि दी और उनको इस तरह से सम्मानित किया। मौलाना देवबंदी जैसा मैंने आपको बताया काफी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। हिंदुस्तान लौटने के बाद वो ज्यादा नहीं जी सके, उनका इंतकाल हो गया और फिर उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया, दफन कर दिया गया। साथियों, ऐसे देखकर लगता है कि ये जो रेशमी रुमाल तहरीक जो था वो विफल हो गया, कामयाब नहीं हो सका, उसको कुचल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मौलाना देवबंदी ने जो रास्ता दिखाया वो उस रास्ते पर, उनके नक्शे कदम पर बाद में भी लोग चलते रहे और जो काम फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय मौलाना देवबंदी ने किया था लगभग वही काम सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी आप जानते हैं अंग्रेजों के दुश्मनों से मदद ली, जर्मनी गए, उन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की, फिर जर्मनी के पनडुब्बी पर ही जापान पहुंचे, फिर सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, फिर बहादुर शाह जफर की मजार पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो एक तरह से सुभाष बाबू भी मौलाना देवबंदी के पदचिन्हों पर, उनके नक्शे कदम पर चलते दिखाई देते हैं। साथियों, सन 2013 में भारत सरकार ने रेशमी रुमाल तहरीक पर उसके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैम्प, एक डाक टिकट जारी किया। रेशमी रुमाल तहरीक पर कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, वो अमेजन पर भी उपलब्ध हैं। यदि आप और विस्तार से और तफसील से जानना चाहें तो आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मौलाना महमूद हसन देवबंदी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ, उस वतन परस्त मौलाना को सलाम करता हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी था कि आजकल हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुस्तान के प्रति वफादारी नहीं रखते, उनके बारे में सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें पढ़ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की जो जंगे आज़ादी हुई, जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, उसमें मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वे बहुत सारी बातें अब भुला दी गई है। अंत में आपको मैं राहत इंदौरी का एक शेर सुनाता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।